Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के नेट नंबर 4 के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो कि अभी तक के हमारे पास इनके पेपर्स आ चुके हैं कि नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर डे नंबर 19 ऑफ जून से लेके 23 जून यानी कि आज के दिन तक के जितने पेपर्स अभी तक हमारे पास आए हैं उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने के ऊपर मूव कर रहे होंगे। याद रखिएगा भाई, नस के जो है ना पेपर्स आपके पास अप टिल 8 जुलाई तक की डेट शो हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। तो भाई अगर आपने अभी तक डेट को सेलेक्ट नहीं करा हुआ तो आप कोई भी रीजनेबल डेट जो आपको समझ में आती है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चंस बच्चे शेयर कर रहे होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि किसी भी रिसोर्स के जरिए वो क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पास पहुंचे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करवा सकें, आप लोगों के लिए ला सकें। तो आज की इस क्लास के अंदर फिजिक्स के भी क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। अराउंड 45 क्वेश्चंस को हम लोगों ने रिक्रिएट करा है इस वीडियो के अंदर। अराउंड 45 क्वेश्चंस को बेटा हम लोगों ने रिक्रिएट करा है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी हैं, जो कि अभी नस के नेट नंबर 4 के अंदर 19 जून से लेकर 23 जून के दरमियान कंडक्ट हुए। मेरी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश है कि तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं, किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई और इसमें क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई हो रही थी। तो भाई बड़ी मेहनत से इनको कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद अब आप लोगों के लिए इसके ऊपर सॉल्यूशन वीडियो डिजाइन करवाई गई है, ये डिजाइन करी गई है ताकि आप इसको बैठ के आराम से कवर कर सकें। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनका नस का भी एग्जाम है, खुदारा अपने तमाम के तमाम पेपर्स को शेयर करते जाइए। साथ साथ व्हाट्सएप नंबर आपके सामने गिवन है। इससे देखो फायदा ये होता है कि आने वाले बच्चों के लिए सदका जारिया होता है कि भाई उन बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो लाजमी तौर के ऊपर जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होते जाएं आप लाजमी अपने क्वेश्चंस को शेयर करें ताकि उनके ऊपर भी हम वीडियो को डिजाइन कर सकें। आज की इस वीडियो के अंदर 45 क्वेश्चंस हैं, के अंदर फिजिक्स के भी कई क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के भी कई क्वेश्चन हैं जो कि अभी नस के टेस्ट के अंदर पूछे गए थे। इसके अलावा एक चीज जहन में रखिएगा बेटा, नस 2025 की मैराथन ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, नस बिजनेस स्कूल की मैराथन भी अपलोड करी हुई है मैंने। नस बिजनेस स्कूल की जो मैराथन है, जो वो तमाम बच्चे सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं या नस के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, दैट मैराथन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके पीछे रीजन ये है कि नस के आज तक के बिजनेस के जितने पेपर्स थे वो सारे मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा जैसे जैसे नस का नेट 1 हुआ था मैंने वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, नेट 2 के क्वेश्चन करवाए थे, नेट 3 के करवाए थे। और अब जैसे जैसे नेट 4 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी तरफ से कोशिश है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना बिल्कुल भी ये फील ना करे कि भाई हम उसके लिए काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के लिए वर्किंग कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को फास्ट यूनिवर्सिटी और जेआईकेआई की मैराथन्स भी मैं दे रहा हूँ। आजकल मैं उसी पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द आ रही होगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई नेट 4 के इन क्वेश्चंस की सीरीज को लाजमी तौर पे आपने कवर करना है। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि भाई जो उस ईयर के नेट के पेपर्स होते हैं वो बहुत हद तक आपके पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या लॉजिक्स पूछी जा रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। And you guys are watching this lecture on Mathflix by Hashim Zia। एनईटी के 19 जून के पेपर के ऊपर अब हम बात करेंगे और इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं इस टेस्ट पेपर के अंदर जो हमारे अब तक के नस्ट के तमाम टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है जी, वो तमाम क्वेश्चंस बेसिकली मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। वो तमाम क्वेश्चंस मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर का पार्ट है, तो वो तमाम क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब तक के नेस्ट के तमाम पेपर्स में, यानी जो भी 2 4 6 दिन के अंदर जितने भी नेस्ट के पेपर्स हुए इन तमाम पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से आज मैंने जिनको कंपाइल करके मैंने एक फाइल डिज़ाइन की है। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ask the question in the comment section. So without wasting a time, let's start the questions. इस सवाल में बेसिकली मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 34 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स बिकम 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट θ1 एंड θ2 बी द टू एंगल्स, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये दो θ1 और θ2 जो है ये दीज टू आर नोन एज दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मुझसे बेसिकली एक अदद एंगल दिया हुआ 34 डिग्री, तो मैं कह देता हूं कि लेट्स सपोज मुझे एक एंगल दिया हुआ θ1 दैट इज 34 डिग्री और मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 34 के अंदर वो कौन से एंगल को मैं ऐड कर दूं कि मेरे पास ऐड होने के बाद आंसर जो है वो 90 डिग्री हो जाए। यानी इन शॉर्ट मुझे θ2 मालूम करना है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि θ1 प्लस θ2 दैट इज इक्वल इनटू 90 डिग्री।
थीटा 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा 1, यानी फाइनली थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री और माइनस का 34 डिग्री। जैसे हमने 90 डिग्री में से 34 डिग्री को माइनस किया तो मेरे पास मेरा जो आंसर है वो बन जाएगा 56 डिग्री, यानी 56 डिग्री इज एक्चुअली द सेकेंड पेयर ऑफ एंगल फॉर द 34 डिग्री इफ वी वांट दीज टू एंगल्स to become the complementary angles. Let's move on to the next question. इस सवाल में बेसिकली मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x। देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं दैट द गिवन फंक्शन इज साइन हाइपरबोलिक 2x। अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा सिंपल वर्ड्स में cos हाइपरबोलिक 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, यानी 2x के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लेगा तो 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर जाएगा, x के रिस्पेक्टिव x का जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो बन जाएगा 2 डॉट cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x। So that is actually the final answer for this derivative or for this question. Let's move on to the next question. अगले सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, यानी मुझे cos थीटा निकालना है इफ sin थीटा इज 1/2 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे एक बड़े मजे की बात बताता चलूं कि मेरे पास अगर तो ये क्वाड्रेंट मुझे यूं दिए हुए, पहली बात थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पर साइन थीटा 1/2 नहीं होगा बल्कि ये साइन थीटा नेगेटिव 1/2 होगा। ठीक है जी, मुझसे कह रहे हैं कि साइन थीटा अगर आपको दिया हुआ है नेगेटिव 1/2, साइन थीटा अगर आपको दिया हुआ है नेगेटिव 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखिए सबसे पहली बात प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे ये लिखता चलूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस नेगेटिव बेस पे इवन पावर आंसर पॉजिटिव होगा तो -1/2 का स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, दोनों तरफ रूट लिया तो cos थीटा बराबर हो जाएगा मेरा √3/2 अलॉन्ग विद द प्लस माइनस साइन। क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos भी नेगेटिव है तो cos का आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव √3/2 विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में बेसिकली मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू n डिवाइडेड ऑन अप्लाइड ऑन √x माइनस का √n डिवाइडेड बाय n माइनस n। देखिए पहली बात तो यहाँ पे ये आ रही है कि अगर तो मैं यहाँ पे लिख दूं n माइनस n दैट इज इक्वल इन टू 0। अब कोई भी अगर फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर में कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड। अगर तो ये अनडिफाइंड को अप्रोच करती है तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास अगर ये अनडिफाइंड को अप्रोच करती है तो 0 डिनोमिनेटर में होगा तो इसकी लिमिट को डिफाइन करना तो मुमकिन ही नहीं है। और ऊपर भी मेरे पास √x दिया हुआ, अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देता हूं तो वो भी √n माइनस √n, यानी फाइनली मेरा आंसर 0/0 आ जाएगा दैट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू निकालना मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू निकालना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ उसको डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 को अप्रोच कर रहा है। हाँ, अगर तो मैं ये कहूँ कि अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, लाइक अगर ये हो जाए लिमिट x अप्रोचेस टू n अप्लाइड ऑन √x माइनस √n डिवाइडेड बाय x माइनस n, हम फिर देख लेते हैं कि इसको क्या होगा। अच्छा देखिए सबसे पहले तो मैं x को यूं लिखता हूं तो x पे ऊपर मैंने रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, कटेगा तो बात वही आ जाएगी। इस तरह n पे भी मैंने रूट और स्क्वायर दोनों ले लिया। ठीक है जी, इसको अब हम यूं भी तो लिख सकते हैं x विद अंडर का होल स्क्वायर माइनस n विद अंडर विद होल स्क्वायर। तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं √x माइनस √n इंटू √x प्लस √n। तो मैं अगर इसको यूं करके लिख दूं अपने फंक्शन को तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू n, न्यूमरेटर में आ गया √x माइनस का √n
होल डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एन। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब मेरे पास फाइनली बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन अप्लाइंग ऑन नंबर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एन। अब अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अप्लाइंग ऑन द नंबर। देखिए अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं डायरेक्टली तो ये हो जाएगा x इन 2 स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। अभी हो जाएगा फाइनली 4a माइनस 4 डिवाइडेड बाय -2। फाइनली मैं इसको यूं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से नेगेटिव का 4 कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बचेगा 1 माइनस का a। देखिए -4 था तो यहाँ +1 बचा और यहाँ -a बचा डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 2 इंटू 1 माइनस a। अब मुझसे बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू मालूम करने को कहा गया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी अनक्लियर या अनकट इंस्ट्रक्शंस है, यानी मेरे पास क्लियरली इंस्ट्रक्शंस नहीं है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यानी ये बोला जाता है कि लिमिट किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर है, या लिमिट कोई 0 के बराबर है, या किसी पर्टिकुलर फंक्शन या फ्रैक्शन के बराबर है, तो तब जाकर तो मैं a की वैल्यू निकाल सकता था। लेकिन जब तक मुझे कोई इक्वलेंसी पे कोई पर्टिकुलर टर्म कोई स्पेसिफिक नंबर ना दिया जाए, मैं a की वैल्यू तब तक निकाल ही नहीं सकता, निकालना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखें कॉसेक जो होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अगर तो ये आ रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थीटा लिख दिया मैंने, खैर एक्स लिख दिया, आप एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करना था। लेट्स मूव ऑन। ये तमाम के तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं तो ये मैं फिर आपको बताता चलूं कि 19 जून से लेके अब तक ये 3 4 6 दिन में जितने भी नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं, ठीक है, नस्ट के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं ये 2 4 5 दिनों के अंदर, ये तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो उनके पेपर्स में से उठाए गए, ये तमाम के तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो उनके पेपर में से लिए गए टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द बेटर वे और टू मेक यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द कंटेंट। तभी ये क्वेश्चंस को कंपाइल करके इतनी मेहनत के साथ आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा मालूम करना है, साइन थीटा इज √3/2 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए पहली जिंदगी तो आसान हो गई कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में, तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो पॉजिटिव हो गए। अब जरा हम पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्यों निकाल रहा हूं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा अभी। कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो मैं आपसे ये अर्ज कर सकता हूं कि फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस √3/2 विद होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 3/4। फाइनली अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम ये एलसीएम लेंगे, ये हो गया 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू +-1/2। क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो हमने कॉस की पॉजिटिव वैल्यू यहां से ले ली है। अब हमने कॉस क्यों निकाला, उसकी वजह यह है कि मुझे कॉट थीटा रिक्वायर्ड है, और कॉट थीटा बेसिकली बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। तो अगर मुझे कॉट थीटा रिक्वायर्ड है तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा 1/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगा दैट इज √3/2। अब हमने इसको दोबारा लिखा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली मेरा जो कॉट थीटा है प्यारे बच्चों, मेरा कॉट थीटा आ जाएगा 1/√3। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बेसिकली मुझे एक अदद पार्शियल फ्रैक्शन का दिया गया है और मुझे कह रहा है कि रिजॉल्व करो। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है पूरी की पूरी फ्रैक्शन x-3 इंटू x + 3।
अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो राइट साइड पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। देखें ये पूरे की पूरी डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा ये नेगेटिव नहीं है, ये सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है, या नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम इसको नेगेटिव कर देते हैं, माइनस बी इंटू एक्स प्लस 3। अब लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। अगर तो मैं कहता हूं कि मुझे a रिक्वायर्ड है, तो a का मतलब है कि मुझे b को एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करने के लिए मुझे माइनस 3 पुट करना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू नेगेटिव 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 3, आगे पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 प्लस 3 0, ये पूरा फैक्टर खत्म होके 0 हो जाएगा। तो मैं अब आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों जो a का आंसर आएगा वो बचेगा माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू नेगेटिव 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड, तो फाइनली a का आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसी तरह अब अगर मुझे b चाहिए तो मुझे b के लिए क्या करना पड़ेगा, a को खत्म करना पड़ेगा, a के लिए मुझे पॉजिटिव का 3 रखना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स टू पॉजिटिव 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो फाइनली मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3, ये पूरा का पूरा फैक्टर खत्म और आगे बचेगा माइनस b इंटू 6, ठीक है, 6 उधर जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो गया माइनस 3/6, यानी फाइनली b आ गया मेरा नेगेटिव 1/2, यानी मेरे पास ये मेरा आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा 1/2 ओवर x प्लस 3, और यहाँ माइनस आ रहा है तो b भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 ओवर x माइनस 3, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट particular partial fraction. Let's move on to the next question. इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए ये जो इक्वेशन है ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें कुछ और आपको बातें बताता चलूं, ये कैसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, जिसका एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो y एक्सिस है। अब यहाँ पे 4ay का आंसर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज अ कप अप या फिर ओपन अपवर्ड्स पैराबोला जो ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स,
एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, दैट इज 6 sin 2x प्लस का 3x। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मालूम करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें। 6 एज अ कोफिशिएंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3। अब ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 12 इंटू cos 2x प्लस का 3। मैं आपको फिर बता दूं कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है प्यारे बच्चों कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के अगेंस्ट इक्वेट करवाते हैं, तो फिर अब आपका ये मेन फंक्शन बन जाएगा 12 cos 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो 3 वहां पे जाएगा तो ये अब मेरे पास क्या हो जाएगा 12 cos 2x इक्वल्स टू -3। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो cos 2x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 12। 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12। अब ये हो गया cos 2x इक्वल्स टू -1/4। cos उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो ये बचा 2x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/4। उसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -1/4। ठीक है, इसके पीरियड के लिए फिर हम n π/2 भी साथ में ऐड कर सकते हैं फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। तो ये आ गई मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैलकुलेटर दिया जाए तो डायरेक्टली हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में बेसिकली एक अदद सीक्वेंस दी हुई है। अच्छा, पहला नंबर तो 1 है, बाकी दूसरा नंबर 1/2 एक प्राइम नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर तो ये 2 का रेसिप्रोकल है। अगला भी प्राइम नंबर है 3, इसका रेसिप्रोकल है 1/3। अगला भी प्राइम है 5, इसका रेसिप्रोकल है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को छोड़ के पहली टर्म यानी 1 को छोड़ के 1 पास्ट ऑल ऑफ द सीक्वेंस इज एक्चुअली द गिवन रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइम नंबर। यानी पहली टर्म जो है वो 1 दी हुई है, 1 पास्ट। अगर हम लोग पहली टर्म यानी अपने 1 को, पहली टर्म को अगर हम लोग छोड़ दें, पहली टर्म अपने 1 को छोड़ने के बाद मेरे पास जो भी सीक्वेंस मेरी यहाँ पे दी हुई है वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइम नंबर्स दी हुई है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन मांग रहा है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16। देखिए प्यारे बच्चों, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज एक्चुअली द अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स। लेट a एज द फर्स्ट टर्म एज 4 and b एज द सेकेंड टर्म एज 16। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं कर दूंगा 4 into 16। 4 और 16 का जो प्रोडक्ट होता है मेरे पास वो होता है 64। फाइनली 64 का रूट होता है 8। So 8 is the geometric mean. Let's move on to the next question. यहां पे मुझसे हार्मोनिक मीन के बारे में कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं पहली टर्म को a और दूसरी टर्म को b कंसिडर कर लूं तो बेसिकली दो नंबर्स के बीच हार्मोनिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो फाइनली मेरा जो हार्मोनिक मीन है वो आ जाएगा 2 into 6 into 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12।
तो फाइनली मेरा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2 इंटू 6, दैट मेक्स इट 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18। ये हो गया प्यारे बच्चों 3 4 टाइम्स 12, 3 6 टाइम्स 18। ठीक है जी, 6 1 टाइम्स 6 6 2 टाइम्स 12, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फाइनली मेरा जो हार्मोनिक मीन यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 8। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला। मुझे बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ पैराबोला है इसका वर्टेक्स निकालना है। सबसे पहले तो मैं जरा इसको जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को वहां मूव करवाएंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस का 5। देखिए अगर मैं इसको बोलूं a स्क्वायर तो डेफिनेटली ये 2ab वाली टर्म है, तो मैंने खुद से लिखा 2a की जगह लिखा y, b की जगह मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि प्रोडक्ट 6y आ जाए, तो डेफिनेटली वो 3 है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि a स्क्वायर माइनस 2ab तो है लेकिन प्लस का b स्क्वायर नहीं है, तो अगर प्लस का b स्क्वायर चाहिए तो खुद से 3 का स्क्वायर ऐड करवाएंगे और साथ ही साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस का 5। फाइनली मेरा फॉर्मूला इनक्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 इधर नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हमने बेसिकली इतनी टर्म के ऊपर फॉर्मूला जो है वो इनक्लोज करवा लिया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइनली 9 माइनस का 4x प्लस का 5। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि यहाँ मेरे पास बचेगा y माइनस 3 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस का 9 प्लस 5 14। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने लिया y माइनस 3 विद होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से नेगेटिव के 4 को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास बचेगा x माइनस प्लस माइनस 14 अपॉन 4, जिसको हम कर सकते हैं 2 टाइम्स 4 इंटू 7 टाइम्स 14। तो फाइनली मेरे पास जो जर्नल फॉर्म बचेगी वो बचेगी y माइनस 3 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 4 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पैराबोला की, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है y माइनस के विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस का h। और मुझे यहाँ पे वर्टेक्स निकालना है, तो बेसिकली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा k। तो फाइनली मेरा वर्टेक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा वर्टेक्स यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा, हम जब कंपेयर करेंगे माइनस के और माइनस 3 को तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2 कॉमा पॉजिटिव का 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है उसको हम जरा देख लेते हैं। ये हो गया x प्लस 3 रेज टू द पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस का y माइनस 1 विद होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बस एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। जैसे ओरिजिनल फॉर्म में होता है x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y माइनस के विद होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव लाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि x माइनस नेगेटिव का 3 विद होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस का y माइनस 1 विद होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इसको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली मेरे होते हैं h कॉमा के, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे होते हैं h कॉमा के, अगर मैं इनको कंपेयर कर लूं तो बेसिकली नेगेटिव h की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव इंटू नेगेटिव 3, यानी h नेगेटिव h आ गया 3 और h आ गया नेगेटिव 3, और इस तरह k की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे नेगेटिव 3 comma 1, that is actually the center of the ellipse. Let's move on to the next question. इस सवाल में मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द गिवन हाइपरबोला। देखिए सबसे पहले इसको भी स्टैंडर्ड शक्ल में लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की टर्म्स को एक साथ, 9x स्क्वायर माइनस का 54x, ठीक है जी। आगे मैंने लिख दिया माइनस का 16y स्क्वायर प्लस का 64y, और 1 को हमने फिलहाल एज इट इज छोड़ा। यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे पास बचता है x स्क्वायर माइनस का नेगेटिव 6x,
ठीक है, और इस तरह अगर मैं यहाँ से नेगेटिव का 16 कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास बचता है वाई स्क्वायर माइनस का 4y, अलग से आ रहा है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये तो अब हमने लिए यहाँ पे 9। अब यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करना चाहूँ तो ये तो टर्म हो गई ए स्क्वायर। अब इसकी जगह 2a भी लिखना है तो मैंने लिखा माइनस का 2a की जगह x, b की जगह अगर मैं 3 लिख दूँ तो मल्टीप्लाई होकर ये 6 बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2a भी तो लिख दिया है लेकिन मुझे b स्क्वायर भी चाहिए। b स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दफ़ा b को यानी 3 स्क्वायर को ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे आ गया नेगेटिव का 16, यहाँ पे भी कुछ यही काम होगा, ए स्क्वायर माइनस का 2a, b की जगह अब हम 2 रख देंगे, फिर यहीं पे 2 स्क्वायर ऐड करवाया, 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवाया और अलग से प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9, आगे आ रहा है नेगेटिव 16, यहाँ पे भी फॉर्मूला बंद होगा तो ये हो गया मेरा y माइनस 2 विद होल स्क्वायर और आगे आ रहा है मेरा माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा मेरे पास 9 इंटू एक्स माइनस 3 विद होल स्क्वायर, आगे आ रहा है मेरे पास माइनस का 81, इस तरह ये आ रहा है नेगेटिव 16 इंटू वाई माइनस 2 विद होल स्क्वायर और आगे आ रहा है प्लस का 64 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा 81 में से जब 64 जाएगा तो फाइनली हमारे पास यहाँ बच जाएगा 17 नेगेटिव का और आगे प्लस का 1 तो ये बचेगा नेगेटिव का 16, यानी फाइनली हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 3 विद होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 2 विद होल स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। इसको मान ले जाएंगे, फाइनली ये बचा 9 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 को दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन 16। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा तो खाली बचा y माइनस 2 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा अब इसको हम जरा रेसिप्रोकल करके अगर लिख दें तो ये फाइनली मेरे पास बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 ओवर 9 माइनस का y माइनस 2 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हाइपरबोला के होते हैं h कॉमा के और स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी भी इलिप्स वाली होती है, बस फर्क कितना होता है कि बीच में नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे 3,2। These are actually the center coordinates for the hyperbola. Let's move on to the next question. प्यारे बच्चों इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि पैराबोला की वर्टेक्स निकाली है। पुराना वाला काम करेंगे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और 8y को उधर ले गए, फाइनली हो गया 8y माइनस का 3। अब इसको बनाया a स्क्वायर, अब यहाँ पे 2ab बनाएंगे इस टर्म को तो ये हो गया 2a की जगह x, b की जगह 2, खुद से b स्क्वायर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वल्स टू 8y माइनस 3। यहाँ पे बंद होगा फॉर्मूला और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो फाइनली मेरे पास बचा x प्लस 2 विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8y माइनस का 3 प्लस का 4। फाइनली मेरे पास ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8y प्लस का 4। अब यहाँ से मैंने लिया x प्लस 2 होल स्क्वायर 8 लिया कॉमन, अंदर बचा y प्लस 1 अपॉन 8। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है बेसिकली x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू वाई माइनस के। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली h कॉमा के, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे माइनस का 2 कॉमा माइनस 1 अपॉन 8। These are the required vertex coordinates for the parabola. Let's move on to the next question. इस सवाल में कह रहे हैं कि if the third term of an AP is 10, मेरे पास एक अदद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी थर्ड टर्म है 10, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d मेरे पास दिया हुआ है 10 के बराबर। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। इस तरह कह रहे हैं कि सेवेंथ टर्म जो है वो 22 है, सेवेंथ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d और ये 22 है तो मेरे पास हो गया a प्लस 6d इक्वल्स टू 22। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2। मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मालूम करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना जरूरी है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो गया a प्लस 6d इक्वल्स टू 22 और ये हो गया a प्लस 2d इक्वल्स टू 10। कैंसिल, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 6 माइनस 2 दैट मेक्स इट 4। ठीक है जी, 6 माइनस 2 दैट मेक्स इट 4 और 22 माइनस 10 दैट मेक्स इट 12। तो मेरे पास हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 3। कॉमन डिफरेंस को कहीं भी पुट कर दें, हम 1 में कर देते हैं। पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 10। 6 बनेगा उधर जाके नेगेटिव, तो ये हो गया 10 माइनस 6, यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई मेरे इस AP की 4। अब मुझे बेसिकली 10th टर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड है प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि 10th टर्म मेरे पास हो जाएगी A10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। तो 10th टर्म मेरे पास आ जाएगी 4 प्लस 9 इंटू 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मेक्स इट 27, 4 प्लस 27। फाइनली मेरे पास जो 10th टर्म आ रही है वो आ रही है 31। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे कह रहे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास 10। अगर मुझे 10 टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है, यानी सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a डॉट r रेज टू द पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब a यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है और r जो है यहाँ पे वो कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। 6/3 2, 12/6 2, 24/2 12 2, तो r तो आ गया 2, फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टर्म्स तक का, a की जगह आ गया 3 डॉट 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 बेसिकली 1 के बराबर ही हो जाएगा, तो 10 टर्म का सम आ जाएगा 3 डॉट 2 रेज टू द पावर 10 बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 1024 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा, लिखने की नीड नहीं है। 3 डॉट 1023, प्रोडक्ट ले लेंगे हम इन दोनों का, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 3069। That is the sum of the first 10 terms for the geometric series. Let's move on to the next term. Next question. प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि एक अदद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, कह रहा बताइए कि 89th टर्म कौन से नंबर की टर्म है। यानी अगर मैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP पे 89 तक अप्रोच कर जाऊँ तो 89 कौन से नंबर की टर्म है, तो मुझे n निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे दी हुई है 5, कॉमन डिफरेंस जरा निकाल देते हैं। 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का बेसिकली प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस और अलग से 1 ऐड करवा दो। तो लास्ट टर्म तो दी हुई है 89, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 4, अलग से 1 ऐड, तो ये हो जाएगा मेरे पास n इक्वल्स टू 89 माइनस 5 84/4 प्लस 1। 84/4 ये होता है 21 प्लस 1, यानी मेरे पास 22nd नंबर पे जो टर्म आ रही है वो बेसिकली 89 बन रही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे कह रहे प्यारे बच्चों कि आप जो है वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालें। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि 1/3 है, और कॉमन रेशियो ले लें तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो गया 1/9 मल्टीप्लाई 3/1, यानी कॉमन रेशियो भी मेरे पास आ जाएगा 1/3। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकाल रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3। तो फाइनली मेरा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का मेरे पास यहाँ पे सम आ गया 1/2। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इज एक्चुअली आर द कोसाइन्स ऑफ द एंगल। मैं यहाँ लिख देता हूं द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर
the direction cosines of the vectors are the cosines of the angle of that vector. Are the cosines of the angle, are the cosines of the angles of the vector makes with, of the vector makes an angle with x, y and z positive axis in the 3D spaces. यानी डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का बेसिकली वो कोसाइन का एंगल होता है जो वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाता है। और डायरेक्शन कोसाइन के मुताबिक कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि ए इनवर्स इंटू बी इंटू सी इनवर्स का होल इनवर्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इंटू सी इनवर्स। अब दोनों पे अगर होल इनवर्स लगाएं तो अल्फा भी आ जाएगा। ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इंटू सी इनवर्स का होल इनवर्स। इन शॉर्ट मुझे ए अल्फा इनवर्स चाहिए तो तीनों पे इनवर्स अकेले अकेले लगा देते हैं। ए इनवर्स का होल इनवर्स इंटू बी पे इनवर्स इंटू सी इनवर्स का होल इनवर्स। किसी भी फंक्शन पे एक दफ़ा अगर इनवर्स आ रहा है दोबारा इनवर्स आ जाए तो वो पूरा का पूरा फंक्शन रिपीट हो जाता है। यानी अल्फा इनवर्स मेरे पास आ जाएगा ए इंटू बी इनवर्स इंटू सी। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स गिवन इन द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनका सम निकाल दो। 2 - 1 1 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 0 8 8 - 2 6 6 + 1 7 7 + 5 12 and 12 - 3 that makes it 9। यानी मेरे पास तमाम एलिमेंट्स का जो सम आ रहा है वो 9 के बराबर आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान और मज़ेदार इंटीग्रेशन का सवाल है। पावर में 1 ऊपर ऐड, पावर में 1 नीचे ऐड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको बाद में यूं भी लिख सकते हैं 1/3 एज अ कोफिशिएंट बना के इंटू एक्स क्यूब और अलग से प्लस का सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगले सवाल में बेसिकली डिनोमिनेटर में x है तो डायरेक्टली हो जाएगा ln x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर का x के रिस्पेक्टिव ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। x का रिस्पेक्टिव x का डेरिवेटिव 1 जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है। इसी तरह से बहुत ही आसान सवाल है ये भी। cos का इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x एंड देन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि e⁻x ये एज इट इज इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिकली मेरे पास एक अदद नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये मेरे पास प्यारे बच्चों बेसिकली एक अदद मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप निकालने के लिए मुझे डेरिवेटिव लगाना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 3 एट x इक्वल्स टू 2। मुझे स्लोप निकालना है तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस का 3 यानी 2 2 टाइम्स 4 4 + 3 that makes it 7। so the slope of that particular function approaches to 7 when x equals to 2। Let's move on to the next question। अच्छा, इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास ये जो फंक्शन है मैं ये कह सकता हूं कि डिनोमिनेटर में x - 1 आ रहा है तो x - 1 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x कुछ भी होगा लेकिन x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। x कुछ भी हो सकता है लेकिन x कभी भी हमारे पास जो होता है वो 1 के बराबर नहीं होता। बेसिकली इस तरह की जो चीज़ होती है ना उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अ होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि दिस इज एक्चुअली अ होल, this is actually representing out the a hole in the graph of the function
a hole in the graph of the function. This is representing out the hole in the graph of the function that can be filled by redefining the function at that particular point. यानी removable discontinuity का मतलब क्या होता है कि a hole in the graph of the function that can be easily removable, जिसको हम eliminate कर सकते हैं उस particular function के अंदर एक single point के अंदर उसको redefine करके. जैसे क्या मतलब क्या है मेरा इस बात का, मैं आपको बताता हूं. देखें, अगर तो मैं यहाँ पे कहूं कि मेरा जो फंक्शन है इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया, नीचे आ गया x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल. अब मेरे पास ये लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑन x प्लस 1. अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2. इसका मतलब ये हुआ कि पहले पर्टिकुलर केस में ये मेरा फंक्शन जो था वो रीडिफाइन होने वाला था, क्योंकि x की वैल्यू 1 के ऊपर ही डिफाइन नहीं होता. अब हमने जब इसको रीडिफाइन किया, हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को अलग किया, खत्म किया, तो यानी होल इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, निकाल दिया बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो मेरे लिमिट का आंसर भी चेंज आ गया. तो बेसिकली ये इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझसे मेरे फंक्शन का बेसिकली यहाँ पे स्लोप मांगा गया, डेरिवेटिव लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. x की जगह मैं लिख देता हूँ 1/2, यानी मेरे पास बचेगा पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, इसको नीचे लेके गए, ये हो गया 1/2 x रेज टू द पावर हाफ. फाइनली हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x. x की वैल्यू अगर 4 रखें तो ये हो जाएगा 4 का रूट 2. फाइनली मेरा स्लोप आ जाएगा यहाँ पे 1/4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बेसिकली मुझसे कंटिन्यूटी टेस्ट मांगा जा रहा है. तो एट x इक्वल्स टू 2, पहले जरा हम लिमिट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. दैट इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाले फंक्शन को ले लेते हैं, लिमिट अप्लाई करूंगा तो 2 का स्क्वायर एंड दैट इज 4. इस तरह राइट हैंड वाली अगर मैं लिमिट ले लेता हूं, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 4, यानी 8 माइनस 4 दैट मेक्स इट 4. इस तरह अगर मैं फंक्शन की जगह 2 रख दूं तो 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4, फंक्शन की जगह दोबारा 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 8 माइनस 4 दैट मेक्स इट 4. इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 2. हमने लिमिट और फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके दोनों तरीकों से ही बेसिकली हमने इसको चेक कर लिया. ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. मुझसे यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन मांग रहे हैं. मेरा जो मेन फंक्शन यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया हुआ है दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x माइनस 3. अब मैं यानी यहाँ पे ये बात कर सकता हूं कि मेरे पास x माइनस 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x कुछ भी होगा, x 3 नहीं होगा. इसका मतलब है कि मेरा ये जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज एक्चुअली अनडिफाइंड. That function is actually undefined at x equals to 3. x equals to 3 के ऊपर मेरा ये फंक्शन undefined है. Let's move on to the next question. इस सवाल में मुझसे रेंज मांग रहा है मेरे फंक्शन की. प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ये बात आपसे कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी 0. मैक्सिमम निकालता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 2, डेरिवेटिव 0 के अगेन सपोज करेंगे तो 0.2, यानी x की वैल्यू आ गई 0. तो मिनिमम वैल्यू तो मेरे पास आ गई यहाँ पे 0 और 0 प्लस 5, तो मेरे पास वो वैल्यू बन जाएगी 5. तो रेंज आ जाएगी मेरे पास इसकी 5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी. ठीक है, x इक्वल्स टू 0 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग आउट द मिनिमम वैल्यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सवाल में मुझसे प्यारे बच्चों मुझसे डोमेन मांग रहे हैं. देखिए अंडर रूट x माइनस 2 का मतलब क्या है कि x माइनस 2 जो है दैट शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. या तो x की वैल्यू 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होती है तो मेरे पास यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और वो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ मुझे लेके जाएगा. तो इस फंक्शन की मेरे पास डोमेन आ गई x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. दैट इज द डिजायर्ड डोमेन. अगले सवाल को देख लेते हैं.
यहाँ पे भी मुझसे रेंज मांग रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब है कि मेरा आंसर बन गया 1/1 दैट इज इक्वल इनटू 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी बल्कि 1 से स्टार्ट हो रही है। तो रेंज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी क्लोज और ओपन इंटरवल की टर्म्स में 0 अप टिल +1। अगले सवाल को जरा देख लेते हैं। इस सवाल में बेसिकली एक अदद मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, उसको रिजॉल्व करना है। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये दोनों कैंसिल। फाइनली मेरे पास बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों ये मेरे पास बचेगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा विद होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा की जगह आई स्क्वायर की जगह आ गया -1, नीचे भी आ गया 1 माइनस माइनस का 1। फाइनली अब हम लिख सकते हैं 2 आयोटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, अंदर बचा आयोटा माइनस 1। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया आयोटा माइनस का 1। अगले सवाल को जरा देख लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि बोथ द स्मॉल सर्कल्स है रेडियस r एंड द बिगर सर्कल हैज अ रेडियस 2r, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा कोई यहाँ पे रीजन शेड किया हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ये वाला एरिया होगा सर्कल के अलावा सराउंडिंग वाला, हमने इसको खुद से ही ज़रा शेड कर लिया। अब ज़रा देखें लार्जर सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड एरिया आराम से आ जाएगा। तो ज़रा लार्जर सर्कल का एरिया निकालते हैं, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 2r, तो ये हो गया 2r विद होल स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास लार्जर सर्कल का एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और रेडियस भी यहाँ पे आर ही दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल सर्कल्स दो हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास शेडेड एरिया यानी जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बच्चों प्रोजेक्टाइल जो होता है वो, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। प्रोजेक्टाइल ऑलवेज फॉलो द पैराबोलिक पाथ। इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली एक अदद फंक्शन दिया गया और उसको कहा गया है कि इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमें लोअर और अपर लिमिट भी दी हुई है, यानी -π से लेके +π तक की लिमिट। अच्छा अब जरा इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहले हमें दिया हुआ है x3। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑड फंक्शन है। मुझे कैसे पता लगा कि ये एक ऑड फंक्शन है? ठीक है, मैंने यहाँ पे -x को रखा, तो नेगेटिव बेस पे ऑड पावर आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसने नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। अगर ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता तो ये इवन फंक्शन हो जाता। तो ये तो पक्का पक्का ऑड फंक्शन है। अब इसको देखते हैं। अब x⁻⁶ इंटू साइन क्यूब x, ये बेसिकली एक अदद इवन नंबर और ये एक अदद ऑड नंबर है। इवन और ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑड नंबर ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये पहला वाला फंक्शन ऑड है तो डेफिनेटली दूसरा वाला फंक्शन भी मेरा एक ऑड फंक्शन हुआ। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा f(x) जो है वो पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है। तो मेरे पास यहाँ पे ये बात हुई कि इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन, इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन, और आपने देख लिया कि पूरा का पूरा ये मेरे पास एक ऑड फंक्शन है। और मजे की बात, मेरा जो इंटरवल है वो भी सिमेट्रिक है, -π से लेके +π तक। ठीक है, जो मुझे लोअर और अपर लिमिट्स दी हुई हैं ये बेसिकली मेरे इंटरवल को रिप्रेजेंट आउट करी हैं, एंड द इंटरवल इज सिमेट्रिक।
मेरा इंटरवल जो है वो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक है अराउंड 0, क्योंकि वो मेरे पास नेगेटिव पाई से लेके पॉजिटिव पाई तक अप्रोच कर रहा है, तो ये मेरे पास 0 पे सिमेट्रिक बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को यानी ऐसे ऑड फंक्शंस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं जिनका इंटरवल सिमेट्रिक हो, उनका आंसर हमेशा 0 आता है। तो बगैर सॉल्व किए डायरेक्टली हमने चेक किया फंक्शन ऑड है, दूसरी चीज हमने चेक की कि मेरा इंटरवल जो है वो सिमेट्रिक है, आंखें बंद करके फंक्शन को बगैर सॉल्व किए हमने डायरेक्टली यहां पे 0 लिख दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में मुझे कह रहे हैं कि टेंजेंट और कॉट बराबर है। सवाल में मुझे क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट और कॉट दोनों बराबर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कॉट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो मैं यहां पे इसकी जगह लिख सकता हूं टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। ये मेरे पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब आप रूट ले ले दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब मेरे पास ये हो गया टेंजेंट x पॉजिटिव 1 के बराबर एक दफा, और एक दफा मेरे पास हो गया टेंजेंट x नेगेटिव 1 के बराबर। तो मेरे पास ये हो जाएगा x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स पॉजिटिव 1 और x इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप लोग जरा गौर करें तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वहां पे मेरे पास x की वैल्यू प्रोड्यूस होती है 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट का पीरियड कॉट का पीरियड 180 है, तो इसमें 180 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। इसी तरह जब वो नेगेटिव 1 के बराबर होगा तो वहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। इसी तरह जब हम इसमें 180 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। इसका मतलब है कि टेंजेंट और कॉट जो है वो 4 एंगल्स पे बराबर होंगे, दैट इज 45 डिग्री, 225 डिग्री, 135 degree and 315 degree. These all 4 angles are those angles where tangent and cot will be producing a same value. Let's move on to the next question. इस सवाल में मुझे एक अदद सीक्वेंस दी हुई है 1, -1, +1, -1 रिप्रेजेंटिंग विद सीक्वेंस। प्यारे बच्चों, ये एक अदद मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म का साइन ऑल्टर हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव तो अगली नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो अगली पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो अगली नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म का मेरे पास साइन जो है वो ऑल्टर हो रहा है, विच मीन्स दैट कि दिस इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास ये वाला एक इस्तेमाल हो सकता है शॉर्टकट ट्रिक के तौर पे, -1 रेज़ टू द पावर n-1। अब n की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो मेरे पास a का यानी फर्स्ट टर्म का आंसर 1 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो मेरी सेकंड टर्म -1 आ जाएगी। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो मेरी थर्ड टर्म यहाँ पे +1 आ जाएगी, विच इज अ प्रूफ कि दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग आउट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझसे सवाल में कह रहे हैं कि which one will be bigger, sum of the first 1000 नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ द फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर्स। कॉमन सेंस की बात है, जितने ज़्यादा नंबर मतलब बढ़ेंगे तो उसमें सम तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 तक का सम निकालूं, ठीक है, 999 तक का सम निकालूं तो उसमें इन दी एंड ये मेरे पास सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये x आ रहा है, लेकिन 1000 नेचुरल नंबर्स के लिए मुझे उसी सम में 1000 भी तो ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर इसका सम x आ रहा है तो इसका सम x + 1000 आ रहा है, तो डेफिनेटली पहला वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बेसिकली ये फिजिक्स का पार्ट हमें दिया हुआ है। फिजिक्स के रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि अ वेदर बैलून इज फिल्ड विद 1 क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम। तो ये मुझे इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर। आगे मुझसे कह रहे हैं कि वेयर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम जरा केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 ऐड करके तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। आगे मुझसे कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो 1 atm है। इसके बाद मुझसे कह रहे हैं द बैलून गोज अप एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स। यानी बैलून जब ऊपर गया तो टेम्परेचर ड्रॉप होके बन गया -48 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो -48 को 273 के अंदर ऐड कर देंगे तो फाइनली मेरा जो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा वो आएगा 225 केल्विन। मुझसे कह रहे प्रेशर जो है वो ड्रॉप होके हो गया 38 cm ऑफ Hg। बेसिकली mm ऑफ Hg भी मेरे पास एक प्रेशर का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे एक ATM में और एक cm ऑफ Hg में, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना लाजमी है, क्योंकि हम जो गैस लॉ लगाएंगे यहाँ पे वो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। तो रेशियो यही कहता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज विच आर बीइंग मेजर्ड इन सेम यूनिट एज वेल। तो मेरे पास जो एक ATM है, 1 ATM एक्चुअली बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के। दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 1/2 ATM, 76/2 यानी हो जाएगा 38 cm ऑफ Hg, यानी मेरे पास P2 बन जाएगा 1/2 ATM। मुझसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, यानी मुझे V2 मालूम करना है। ठीक है जी बच्चों, गैस लॉ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गैस लॉ के मुताबिक मेरा जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। P1 और V1 दोनों मेरे 1 दिए हुए हैं, तो 1 की नीड नहीं है लिखने की, एज इट इज, मतलब प्रोडक्ट की जगह 1 लिख देंगे और T1 आ गया 300 इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा P2 दैट इज 0.5 ATM मल्टीप्लाई बाय V2/T2 यानी 225 इधर डिवाइड हो रहा हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली मेरे पास बचा 0.5 V2 इक्वल्स टू 225/300। सबसे पहला काम बच्चों मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि मेरे पास दिखाया जा रहा है कि 0.5 जो है वो V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.5 अगर मेरा V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके अलावा अगर आप गौर करें तो इक्वालिटी के बाद 225 मेरा 300 से डिवाइड भी हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5 V2 इक्वल्स टू 0.75। अब ये 0.5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी फाइनली मेरा वॉल्यूम बन जाएगा 1.5 क्यूबिक मीटर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे कह रहे प्यारे बच्चों के What is released when electron and holes are combined to form a biased LED? याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होंगे इन द फॉरवर्ड बाइस्ड LED तो लाजमी तौर पे हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट, यानी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की शक्ल में बेसिकली मेरे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरी एनर्जी रिलीज होगी। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव यू पीपल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो NET के भी 2, 4, 6 दिन के अंदर अंदर ही होने वाले टेस्ट के पार्ट थे, तो हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईटी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं।
तो भाई हमारे बैचेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैचेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैचेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें।